आस्था के वक्त में हुड़दंग क्यों होने लगता है? आस्था और अनुशासन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आस्था विश्वास का एक रूप है और अनुशासन एक ऐसी प्रक्रिया जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। जब हम अपनी आस्था में दृढ़ होते हैं तो हम अपने जीवन में अनुशासन का पालन करना आसान पाते हैं, फिर चाहे वो किसी भी धर्म की आस्था हो। लेकिन हो क्या रहा है? कांवड़ यात्रा पर निकले कुछ श्रद्धालु हिंसा करने लगते हैं, ऐसा हमला करने लगते हैं जैसे उनमें कहीं कोई श्रद्धा बची न हो। और यही तब देश के कई राज्यों में, शहरों में दिखता है जब मुहर्रम का जुलूस निकलता है। वो मुहर्रम जिसका संदेश ही है कि जो सही है उसके लिए दृढ़ रहो, वहां हाथ में पत्थर आ जाते हैं, तलवारें आ जाती हैं, कानून तोड़ने वाली जिद आ जाती है। आखिर क्यों? इसीलिए आज सबसे पहले आपको आस्था के नाम पर भटक जाने वालों और भटकाने वालों से खबरदार होना है। वीडियो नंबर 1। हरिद्वार में कांवड़ रूट पर एक कार पर कुछ कांवड़ियों ने हमला कर दिया। यहाँ पीछे देखिए, कांवड़ में जो जल लेकर चल रहे हैं उसे जमीन पर रखकर कार पर हमला हो रहा है। कार के दरवाजे को तोड़ा जा रहा है। तोड़ नहीं पाए तो भगवा रंग का गमछा बांधे शख्स फिर से कार के दरवाजे को तोड़ने पहुंचता है। इस बीच इसी कार से डरकर एक मुस्लिम परिवार बाहर निकलकर भागता दिखता है। इनमें महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सब भागकर किनारे जाते हैं। कार को तोड़ने का काम हमला करने वाले जारी रखते हैं। कार चलाने वाले एक शख्स को किनारे ले जाकर पीटने लगते हैं। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि कांवड़ में जल लेकर आते कांवड़ियों ने कार से टक्कर लगने का आरोप लगाया, जिसमें बाद में भय पैदा कर देने वाला माहौल दिखता है। दोनों पक्षों में पुलिस ने दावा है कि फिर समझौता करा दिया, लेकिन जिस तरह यह हमला हुआ उसे देखकर खबरदार करता सवाल सामने आता है। आस्था की कांवड़ यात्रा में कुछ लोग अनुशासन क्यों भूल जाते हैं? लेकिन यह सवाल सिर्फ एक तरफ के लिए है नहीं। दूसरा वीडियो देखिए। जगह है मध्य प्रदेश का उज्जैन, मुख्यमंत्री मोहन यादव का शहर, जहां मुस्लिम समाज के कुछ लोग मुहर्रम के जुलूस के दौरान जानबूझकर जुलूस में शामिल घोड़े को गलत दिशा की तरफ ले जाने लगते हैं। सुरक्षा के लिए लगाए गए पुलिस बैरिकेड को तोड़ देते हैं। हालात संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है, वरना पता नहीं यहाँ हालात कैसे कितना बिगड़ जाते। सोचिए, क्या यहाँ उज्जैन में गैर निर्धारित रूट पर मुहर्रम का जुलूस ले जाकर माहौल बिगाड़ने की तैयारी थी? बैरिकेड को तोड़कर उन्होंने अब्दालपुरा की तरफ जाने का प्रयास किया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को चोट भी आई, जिसके बाद जो वहां पर उपस्थित भीड़ थी उसको तितर-बितर करने के लिए हल्के बल का प्रयोग किया गया। इसमें साथ ही इनके और इनके 15 साथियों की उसमें एक FIR दर्ज की जा रही है। आयोजक के खिलाफ नामजद FIR की गई है। बाकी सभी का CCTV फुटेज से हम लोग चिन्हांकन कर उन सभी को इसमें आरोपी बनाया गया है। इसीलिए खबरदार करता सवाल है, बलिदान और न्याय के लिए संघर्ष सिखाने वाले मुहर्रम में अन्याय अशांति के रास्ते पर कुछ लोग क्यों चलना चाहते हैं? इसका सबूत तीसरे वीडियो में भी मिलता है, जब हरिद्वार में गंगा जल से भरी कांवड़ खंडित होने का आरोप लगाकर कांवड़ियों ने एक गरीब टेम्पो चालक धर्मेंद्र को पीट कर अधमरा कर दिया। अस्पताल में इसे भर्ती कराया गया। इसकी हालत देखिए और सोचिए, ये हाल उन लोगों ने किया जो मानसिक एकाग्रता, संयम, धैर्य और भक्ति की भावना को बढ़ाने वाली कांवड़ यात्रा पर चल रहे हैं। इसीलिए सवाल आता है कि एकजुटता, सामाजिक एकता से जुड़ी कांवड़ यात्रा में कुछ लोग गुंडागर्दी क्यों करते हैं? और ये सवाल दोनों तरफ उठता है। बिहार के कटिहार में मुहर्रम के जुलूस के दौरान जो हंगामा होता है, जिस तरह मंदिर के ऊपर पथराव होता है, इस वीडियो को देखिए और सोचिए, ये मुहर्रम में जिन्हें बलिदान का रास्ता सीखना है। एक जगह पर कुछ उपद्रवी तत्वों ने कुछ न्यूसेंस किया है, उसका हम सभी लोग संज्ञान लिए और वहाँ पे हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। और जितने भी स्थानीय लोग हैं उनके साथ हम लोग बैठक किए और उनको भी आश्वस्त किए हैं, जो भी घटना किसी भी जगह पे हुआ उस पर हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। मुहर्रम हो या कांवड़ यात्रा, दोनों धर्म के कुछ लोग आस्था के मौके पर भी अगर हिंसा करते हैं तो इसके जिम्मेदार सिर्फ यही नहीं है। जिम्मेदार वो नेता है
जो धर्म के नाम पर भड़काते हैं, वो धर्मगुरु हैं जो अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने की होड़ में बरगलाते हैं। वो धर्म के ठेकेदार हैं जो अपने फायदे के लिए उकसाते हैं, और वो राजनीति जिससे धार्मिक रूप से ध्रुवीकरण होता है। कांवड़ यात्रा पूरी तरह से 11 जुलाई से शुरू होनी है। उससे पहले आज बड़ी खबर आई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा मार्ग का हवाई सर्वेक्षण किया है। गाजियाबाद से बिजनौर तक सीएम योगी ने हवाई सर्वेक्षण किया, अधिकारियों को निर्देश दिए, कहा कि कांवड़ यात्रा को अपवित्र करने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। कांवड़ यात्रा मार्ग में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। धर्म के नाम पर राजनीति हमेशा सामाजिक एकता और शांति को गड्ढे में डालती है और फिर जनता को चांद की सतह जैसे गड्ढे भी नेता जमीन पर लाकर दे देते हैं। गड्ढा एक ऐसी समस्या है जिसे आप कार पर ब्रेक मारकर, स्कूटर, बाइक का हैंडल घुमाकर हमेशा कष्ट सहते हुए नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अब बस, नेता कई बार जनता की समस्या पर यह कहकर कट लेते हैं और इसे इसकी जानकारी ही नहीं थी। यही सबसे बड़ा झूठ होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी में तो जहां से मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, मेयर सब गुजरते हैं, कहीं वो जगह अंतरिक्ष से भी दिखती तो कहना पड़ता सारे जहां का गड्ढा भोपाल की सड़क पर है समाया। मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूं 41 साल पहले राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष से कहा कि सारे जहां से अच्छा। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूं कि सारे जहां से अच्छा। और अब शुभांशु शुक्ला ने कहा भव्य भारत अंतरिक्ष से दिखता है। भारत सच में बहुत भव्य दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है, जितना हम मैप पे देखते हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा। लेकिन उसी भव्य भारत में जनप्रतिनिधियों ने जब अपनी जवाबदेही नील बटे सन्नाटा कर ली, तो भारत के मध्य में मौजूद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सेंट्रल लाइब्रेरी इलाके में पहुंचने पर पता चलता है सारे जहां का गड्ढा मानो यही मौजूद। ये सड़क नहीं है, बदनुमा दाग है, धब्बा है। ब्यूटी पार्लर जैसा विकास दिखाने वालों पर प्रति वर्ग मीटर कम से कम 10 से ज्यादा गड्ढे जहां नजर आते हैं, यहीं खड़े होकर आज तक संवाददाता रवीशपाल सिंह, सांसद, विधायक, मेयर और इस सड़क के गड्ढों के जिम्मेदार हर अधिकारी को जनता के हित में खबरदार कर रहे हैं। मुझे देखकर आपको लग रहा होगा कि मैं चांद की सतह पर मौजूद हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं चांद की सतह पर नहीं बल्कि भोपाल की एक सड़क पर खड़ा हूं, और मेरे इर्द गिर्द अगर आप देखें तो ये जो छोटे छोटे गड्ढे हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि इस सड़क का क्या हाल हो चुका है पहली ही बारिश के बाद। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव आज तक पर, ये राजधानी भोपाल की सड़क की तस्वीरें हैं, और आप अंदाजा लगाइए कि ये किसी दूर दराज के इलाके की नहीं, हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात कर रहे हैं। अगर हम पैन करके आपको दिखाएं तो इस पूरी सड़क का यही हाल हो गया है। इस सड़क पर इतने गड्ढे बन चुके हैं कि आप गिनती करते करते थक जाएंगे, लेकिन गड्ढे खत्म नहीं होंगे। और इस पूरी सड़क की बात हम इसलिए कर रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि राजधानी भोपाल का ये वो इलाका है जो पुराने और नए शहर को जोड़ता है, लेकिन इसके बावजूद जनप्रतिनिधियों ने किस तरीके से आंखें मूंद रखी है, ये सड़क उसका जीता जागता उदाहरण है। चाहे तो जनप्रतिनिधि जनता को इन्हीं गड्ढों के दम पर कहने को कह सकते हैं, सुनो तुमने हमें वोट दिया, देखो हम तुम्हें चांद जैसे गड्ढों वाली सड़क दे रहे हैं। भोपाल की ये सड़क गड्ढा मुक्त होती अगर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने जिम्मेदारी निभाई होती, बीजेपी से सांसद आलोक शर्मा ने चिंता की होती, पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह को अगर फुर्सत यहां झांकने की मिली होती, और बीजेपी से मेयर मालती राय ने काश जवाबदेही पूरी की होती। बारिश से पहले यहाँ पे गिट्टी डाली गई, मिट्टी डाली गई ताकि गड्ढे भर जाएं, लेकिन पहली ही तेज बारिश में इस सड़क पर वो जो गिट्टी और मिट्टी डाली गई थी वो बह गए, और उसके बाद एक बार फिर से ये गड्ढे सामने आ चुके हैं। इस सड़क से रोजाना लाखों लोग गुजरते हैं, हजारों लोग रेलवे स्टेशन की ओर जाते हैं, सैकड़ों अफसर इस सड़क से गुजरते होंगे रोजाना, मंत्री हो, जनप्रतिनिधि हो, जिन्हें ट्रेन पकड़नी है, जाहिर सी बात है रेलवे स्टेशन जाना हो, वो यहीं से जाते हैं। सीएम का घर, सांसद का घर, विधायक का घर, मेयर का घर, पीडब्ल्यूडी मंत्री का घर, विधानसभा, नगर निगम,
सब कुछ भोपाल की सड़क से केवल 8 से 10 किलोमीटर दूर है। फिर सोचिए दूसरी जगहों पर कितने गड्ढे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 साहब इतने गड्ढे हैं, कितने गड्ढे गिनूं ऐसे? कितने दिख रहे हैं आपको? दिखने को तो बहुत सारे दिख रहे हैं, कितनी ताकत में दिख रहे हैं, देखिए। पूरे गिन पाएंगे क्या इन गड्ढों? नहीं साहब, मैं तो नहीं गिन पाऊंगा इतने गड्ढे। गाड़ी स्लिप होती है, गिर जाते हैं, गड्ढे हैं बहुत ज्यादा, तो गाड़ी स्लिप होती है, बहुत ज्यादा कीचड़ भी हो जाती है, पानी भरा जाता है, बहुत समस्या है। कितने गड्ढे हैं सड़क में? बहुत गड्ढे हैं, देखिए ना, आप खुद देखिए कितने गड्ढे हैं यहाँ पर। बहुत गड्ढे हैं, बहुत दिक्कत होती है निकलने में, रोज का आना जाना होता है, पूरी गाड़ियाँ खराब हो जाती हैं और पूरे कपड़े खराब हो जाते हैं, बहुत दिक्कत होती है आने में। जी, गड्ढों की कोई गिनती है? बहुत है, बहुत गड्ढे हो जाता कहेंगे पूरे, बहुत कीचड़ पानी हो रही है। जहां गड्ढे तक गिनना कठिन काम, वहां इस सड़क को आज देखकर मध्य प्रदेश में हलचल होनी चाहिए। जनता को गड्ढा देने वालों को सोचना होगा, ये संगठित रूप से जनता को गड्ढा दे रहे लोग जनता के टैक्स के पैसे को कब तक बारिश में गड्ढा करते रहेंगे। रविशपाल सिंह, भोपाल, आज तक। जनता के सामने हाथ जोड़कर पहला वादा यही तो नेता करते हैं कि वोट दे दीजिए, हम इस बार सड़क पक्का बना देंगे। किसी को भैया, किसी को अम्मा, किसी को दीदी, किसी को दादा बोलकर सांसदी का, विधायकी का, प्रधानी का वोट मांगा जाता है। लेकिन आजादी के 78 साल बाद भी आज वही सड़कें बारिश में मुंह खोल देती हैं, सुरंग बन जाती हैं और कई बार तो वर्षों तक सड़कें बनती नहीं। लेकिन अब जनता 5 साल इंतजार नहीं करती, अब खबरदार करती है। लीला साहू की तरह, जिन्होंने मध्य प्रदेश की सीधी में सड़क बनवाने का वादा सीधी उंगली से पूरा होते न देख उंगली टेढ़ी कर दी। लीला साहू अपने गांव की सड़क के लिए सोशल मीडिया से सीधे सांसद तक की वादा खिलाफी पर जिन्होंने चुनौती दे दी। लीला साहू, जिन्होंने सत्ता की कुर्सी पाने के बाद वादों का विश्वासघात करने वालों को चैलेंज दिया। लीला साहू का वीडियो जो देख रहा है, कह रहा है कि लगता है वादा करके भूल जाने वाले नेताओं को यूं ही बेनकाब करना होगा। ये सड़क मध्य प्रदेश में सीधी जिले की है। समस्या ग्राम पंचायत खड्डी खुर्द बगहा टोला की, जहां दावा है कि 1 साल पहले भी लीला साहू ने इसी सड़क को बनवाने की मांग इसी तरह वीडियो बनाकर की थी। दावा है कि तब सीधी से जीते सांसद राजेश मिश्रा ने वादा किया था कि सड़क बनवाएंगे। साल भर बाद भी सड़क की हालत आप देखिए। यहाँ से कोई गाड़ी कैसे गुजर सकती है, लोग कैसे यहाँ चल सकते हैं। जब सड़क के कीचड़ में सांसद तक का वादा दबा कुचला मैला रह गया, तो लीला साहू ने उठाया मोबाइल, बनाया वीडियो और याद करा दिया वादा। नतीजा ये हुआ कि पहले कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल मिलने पहुंचे, कहा जल्दी सड़क बनवाई जाएगी। फिर सांसद राजेश मिश्रा सामने आए, कहा अब की बार सड़क बनवा देंगे। देखिए क्या होता है कि जो गवर्नमेंट वर्क है उसकी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत काम शुरू होगा। अब चूंकि बरसात तो आई गई, थोड़ी सा अगली बरसात हो गई है, ये वो बहुत पहले हो जाना चाहिए। मुझे खुद आश्चर्य है कि मेरे पहले कभी समस्याएं क्यों नहीं आई। अब मेरे आते ही समस्या आई है तो उसको दूर करने में हम लगे हैं। हम पहले लगे थे PWD बन जाए, नहीं बनी। उसमें बीच का जो एरिया है कुछ फॉरेस्ट में फंस रहा है। फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हमने प्रयास किया कि उसमें बन जाए, उसमें हो गया है, सैंक्शन हो गया है और वो जो खड्डी से गजरी मार्ग है वो बन जाएगा। लीला साहू YouTube पर अपने वीडियो के जरिए पहले भी चर्चित रही हैं, लेकिन सड़क बनवाने के लिए वीडियो क्रांति की चर्चा अभी ज्यादा है। सवाल है कि अगर एक सांसद को सड़क बनवाने का वादा करके भी साल भर लग जाए तो फिर जनप्रतिनिधि किस काम के हैं? क्या सांसद के घर के बाहर की सड़क इस हालत में अधिकारी छोड़ते होंगे? अगर नहीं तो फिर लीला साहू जैसी आम जनता के लिए ऐसी सड़क क्यों छोड़ी जाती है? तो क्या सांसद 1 साल में सड़क भी नहीं बनवा सकते? बड़ी खबर हम आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में अब तक प्राकृतिक आपदा की वजह से 16 दिन में 80 लोगों की जान जा चुकी है। 128 नागरिक जख्मी हुए हैं, 38 लोग अब भी लापता हैं, 235 रास्ते अब भी बंद हैं। और तब मंडी की सांसद कंगना रनौत को वहीं की जनता खबरदार करने लगी जब वो आपदा के 6 दिन बाद पहुंची और कहने लगी कि मैं क्या कर सकती हूं, मेरे पास कोई कैबिनेट का पद तो है नहीं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने के बाद आई तबाही के 6 से 7 दिन बाद जब मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत स्थानीय लोगों की नाराजगी के बीच अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचती हैं, तो ये बयान चर्चा में आता है। खैर
जो ये डिज़ास्टर रिलीफ हो गया या डिज़ास्टर का जो काम हो गया, वो मेरे पास कोई कैबिनेट तो है नहीं। मेरे पास मेरे 2 भाई हैं जो साथ साथ चले रहते हैं यही मेरा कैबिनेट है और यही मेरा सारा, तो ये 2 हैं। अब देखो, जिसकी मैं पहुंच तो जाती हूँ, लेकिन मेरे जो हक में है और मेरे जो स्कोप ऑफ वर्क में है, तो यही है कि मैं केंद्र से अपना रिलीफ फंड लेके आऊँ। ना मेरे पास खुद अपने फंड्स हैं डिज़ास्टर रिलीफ को लेके, ना मेरे पास कैबिनेट है और ना मेरे पास अधिकारी हैं और ना ही मेरे पास और किसी तरह की। एमपी की एक लिमिटेड वर्क होती है जो किसी पार्लियामेंट तक होती है। बार बार लोगों को खैर हम बताते भी हैं, लेकिन फिर भी हम पहुँच जाते हैं अपनी सांत्वना लेके। हम भी हिमाचली, हम भी पहाड़ी हैं। सवाल उठने लगा कि अगर मंत्री पद नहीं तो क्या सांसद की जिम्मेदारी जनता के प्रति नहीं है? क्योंकि कंगना मंडी में जनता के बीच लगातार इस बात को दोहराती हैं कि उनके पास कोई कैबिनेट का पद तो है नहीं। पहले तो तुरंत जनता के बीच ना पहुंचना और फिर पहुंचना तो हंसते हुए इस बात को कहना कि मेरे पास तो कैबिनेट है नहीं। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपक लिया, घेरा, सवाल पूछना शुरू किया तो कंगना कहती हैं उन्हें सियासी किचकिच से दूर रहना है। मुख्यमंत्री जो यहाँ के हैं उनकी तरफ से या उनके मंत्रालय की तरफ से या कुछ भी नहीं हो रहा है। अब अपनी वो जो काली करतूतें हैं जिस तरह से छुपाएंगे, तो एक ही यहाँ पे इनके लिए जो है फेमस नाम है कंगना। कंगना कंगना लोकली करते रहते हैं और अपनी जो है करतूतें छुपाने के लिए। तो मेरा कल भी कहने का यही था कि अकाउंटेबिलिटी चीफ मिनिस्टर की भी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी यहाँ की सरकार की भी होनी चाहिए। एसेंशियली यही लोग हैं जो इसको जगह को रीबिल्ड करेंगे, लेकिन उन्होंने एक ही लाइन उठाकर जो है वो उसमें कर रहे हैं। तो ये किचकिच से दूर रहना अच्छा है और जो हमारा काम है, जो हमें प्रधानमंत्री जी ने काम दिया है, बेटर होगा हम उसी पे फोकस करें। सवाल है कि कंगना रनौत ने फिर क्यों राहत को लेकर पहले अपनी मजबूरियां गिनाई? क्या इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि सिर्फ मंत्री पद ही जनता की मदद में काम आता है, या फिर अपनी चाहत कंगना जता रही है? हालांकि जब विपक्ष ने सवाल उठाया तो अब कंगना रनौत सांसद पद की जिम्मेदारी याद करके उसे निभाने की बात कहने लगी। से राहत सामग्री पहुंचवाना, मेडिकल हेल्प दिलाना, राहत शिविर बनवाना, राहत पैकेज की मांग करना, अपनी सांसद निधि से राहत खर्च में मदद करना, अपने संपर्क से जनता तक मदद लाना, ये सारे वो काम हैं जो हर एक सांसद जनता के हित में कर सकता है, वो भी बिना मंत्री पद होने की मजबूरी गिनाए। लेकिन फिर भी कंगना रनौत जिस संसद के सदस्य हैं, क्या वहां वो आगे मंडी का मुद्दा रखेंगी, जहां उनकी उपस्थिति का लेखा जोखा हमने निकाला? लोकसभा में कंगना रनौत की उपस्थिति अब तक 76% रही है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। डिबेट को लेकर भी कंगना का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से कम है, लेकिन सवाल पूछने को लेकर जरूर राष्ट्रीय औसत 47% से बेहतर प्रदर्शन कंगना का रहा है। लेकिन अगर केवल सदन में उपस्थिति कंगना रनौत की देखी जाए तो 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में वो सभी 7 दिन गईं। 2024 के बजट सत्र में वो 15 में से 12 दिन गईं। 2024 के शीत सत्र के दौरान वो 20 में 18 दिन सदन में रही। इस बार 2025 के बजट सत्र के दौरान 26 में 15 ही दिन वो सदन में रही। हर सांसद केवल जनता की आवाज बनकर वही उठा दे तो भी जनहित पूरा हो सकता है, बस खुद ही शिकायती लाल बनकर मजबूरियां नेता न गिनाएं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, सिनेमा के पर्दे पर डायलॉग सुनकर सबने तालियां बजाई थी, सीटी मारी, क्योंकि एक आम आदमी दशरथ मांझी ने झारखंड में पहाड़ काटकर वो रास्ता निकाल दिया जो जिम्मेदारी जनता को रास्ता देने के लिए सरकार और सिस्टम की होती है। लेकिन जब सत्ताधारी हमें वोट दीजिए, हम आपको रास्ता बनाकर देंगे, पुल बनाकर देंगे, ये कहकर वोट लेते और फिर 5 साल तक अपना वादा भूलने लगते हैं, तो आम आदमी भी कहने लगता है कि जब तक वादा तोड़ने वालों का गुरूर तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। आज उत्तर प्रदेश के फतेहपुर आपको लेकर चलते हैं, जहां की बिंदकी तहसील के देवमई ब्लॉक की खबर है। इस जगह से 3 बार विधायक, सांसद बीजेपी, एसपी, बीएसपी तीनों के रहे। अभी मौजूदा विधायक राजेंद्र पटेल बीजेपी के हैं, मौजूदा सांसद नरेश पटेल समाजवादी पार्टी के हैं, सरकार बीजेपी की। इनकी ही वादा खिलाफी का शिकार होने के बाद यहां के कृपालपुर गांव की महिलाओं ने वो करने की ठान ली
जो वोट लेकर वादा भूल जाने वालों को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाता है। रींद नदी पर पुल बनाने का वादा दशकों से यहां वोट मांगने वाले करते रहे, लेकिन कभी बनाया नहीं। नतीजा, स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर इलाज कराने जाने वाली गर्भवती महिलाओं को तब बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता जब बारिश में रींद नदी का पानी उफान पर होता। नेता और प्रशासन से थक हार कर यहां के ग्रामीण टूटे नहीं, बल्कि कलावती और सीमा देवी नाम की दो महिलाओं ने जनता को एकजुट किया और एक जुगाड़ पुल बनाना यहां पर शुरू कर दिया। बांस बल्ली का वो पुल जो दिखने में मजबूत न होता, लेकिन कमजोर इरादे वाले नेताओं की आंखों में सूख चुके पानी को जिंदा करने की मजबूती जरूर रखता। लेकिन फिर क्या हुआ? वही हुआ जो अब तक होता आया है। जो प्रशासन पुल बनाने के लिए नहीं जागा, वो जनता के जुगाड़ वाले पुल से अपनी खुलती पोल के डर से सुरक्षा का दावा करके पुल हटाने आ गया। काश ये सक्रियता विधायक जी, सांसद जी, डीएम, एसडीएम पहले दिखाते। बांस बल्लियों के सहारे रिंद नदी पर खड़ा ये अस्थायी सा पुल जैसा ढांचा आपको हो सकता है पुल न लगे, लेकिन धूमल कह गए, लोहे का सवाल लोहार से नहीं उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। तो इस पुल की जरूरत वही ग्रामीण समझते हैं जिन्हें नेता छलते रहे कि बस अब की वोट दे दो पुल बना देंगे, बस इस बार वोट तो दे दो, यहाँ ऐसा पुल बनवा देंगे कि पूछो मत। सच में पूछिए मत। फतेहपुर की बिंदगी तहसील में रिंद नदी के किनारे बसे बचनीपुर, बसपरा, पनरुआ, खजुरिया, नरेनी, सहमलपुर, देवरी बुजुर्ग, पांडेपुर, प्रसादपुर, टरुआपुर, कपरिया, उसर, गोपालपुर, नेहरामऊ, मोहीपुर, भैरमपुर, जमाहिरपुर, बिंधा, बिजूरी जैसे दर्जनों गांव के लोग नेताओं के वादे के विश्वासघात से तिलमिला गए। कृपालपुर गांव की कलावती और सीमा देवी की अगुवाई में गांव वालों ने ही लगाया बांस, बीच नदी में खींची बल्ली, तानना शुरू कर दिया वो बांस वाला पुल, जिसके बाद शायद नई कहावत कही जाती, जब रहेगा जनता का बांस तो काहे सुनना नेताओं के झूठे वायदों की बांसुरी। क्या नेता, क्या प्रशासन, कहां शिकायतें नहीं की गई, पर जब कोई शिकायत पर सुनवाई नहीं हुई, तब गांव की ही दो महिलाओं ने सोचा कि क्यों ना हम ही कुछ करें। फिर उन दो महिलाओं ने पैसे जोड़ने शुरू किए और उन पैसों को जोड़कर लकड़ी इकट्ठा की और पुल खुद ही बनाने का एक लक्ष्य बना लिया। इसके लिए हमने लकड़ी इकट्ठा करके बांस काट के हमने चालू किया कि चलो हम ही कोशिश करते हैं। जब कोई सुनाई नहीं करता, हमें तो बच्चों को भविष्य थोड़ी बिगाड़ना है, उनका बनाना, इसके लिए हमने शुरू कर दिया। सारे गांव वालों ने मदद की आपकी? गांव वाले मदद किया, लेकिन हम 2 लोग पैसे लगाया, गांव वाले शरीरी सहयोग देते रहे। छोटे छोटे बच्चे हैं, मजबूरी है कि कहाँ पढ़ने जाए, तो जात बेचारे नाम आते 1-2 घंटा बैठे रहते हैं, टाइम कितनी देर उतारा तो कितनी देर नहीं उतारा। आखिर करते क्या? 300 बच्चों को नदी पार करनी होती थी, रात बिरात गर्भवती महिलाओं को अस्पताल लेकर जाना पड़ता, बड़े बुजुर्ग को दिखाने जाना होता। पुल के नाम पर जब नेताओं के आश्वासन पिलपिलाते हुए गुल होते रहे, तो सब ने ठाना अपना ही पुल बनाएंगे। आपने तमाम गांवों में देखा होगा कि बच्चे कई बार बसों का इंतजार करते हैं, टेम्पो का इंतजार करते हैं कि कब बस टेम्पो आएगा, 10-15-20 मिनट इंतजार करेंगे और फिर हम अपने अपने गांव पहुंच जाएंगे और घर में माँ के हाथ की रोटी खाएंगे। लेकिन कृपालपुर गांव की तस्वीर कुछ अलग ही है। ये अस्थाई पुल या यूं कहें जुगाड़ के पुल वाला गांव बच्चों को 2-2 घंटे इंतजार कराता है। विधायक जी से कहा नहीं, वोट दे दिया? विधायक जी से आते रहे और हम कहते रहे कि कोई साधन दो, तो कहन हाँ हो जाएगा। तो यहाँ बहुत नेता नगरी सब विधायक आए, लेकिन सब ये बोल के जाते रहे बन जाएगा आपके लिए पुल, बन जाएगा, सुविधाएं की जाएंगी, लेकिन आज तक कोई जब वोट मिल गया उनको तो फिर किसी ने दिखाई नहीं दिया आज तक। गांव वाले अपना पुल बनाने लगे, जिसे आज के नेता चाहें तो इको पुल का शिलान्यास पत्थर लगाकर यहाँ भी लाल फीता आकर काटना चाहते तो काट लेते, लेकिन फिर तो नेताओं की ही पोल खुल जाती। लिहाजा प्रशासन की आंख का जो पानी सूख चुका था, थोड़ा फिर से उफनाया। प्रशासनिक अधिकारी मौकाए पुल निर्माण वाली जगह पहुंचे, कहे रुकिए, ऐसे पुल से तो खतरा है, पुल तोड़ दो वरना कानून तो जानते ही हो।
सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है, इसको आप हटा दीजिए। तो अभी आप कुछ ऐसा मत करिए कि जिसको किसी को असुरक्षित। अभी यहाँ पर मैंने सुना है एसडीएम साहब आए अपने प्रशासन को लेकर, पुल तोड़वा दिया है, क्या है? हाँ, बोले ये गलत है, आप नियम के खिलाफ काम कर रहे हैं और इसे हटाइए। हमने कहा ठीक है सर, हटा देते हैं, तो आप कुछ करिए। बोले कोई बात नहीं है, बारिश निकल जाने दो, इसके बाद करते हैं। और पुल जो जनता बना रही थी वो तो तोड़वा दिया गया, फिर जनता किसके भरोसे रहे? टेम्परेरी टाइप का पुल निर्माण करने का प्रयास किया था। जैसे हम लोगों के संज्ञान में आया कि तो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है, हम लोग गांव को कन्विंस करके उनको बताया कि इससे आपको जान माल का खतरा है और इसको हम पुल भविष्य में भी कभी कोई खतरा हो सकता है, इस पुल को हम बनने नहीं देंगे। वहाँ पे सेतु निगम द्वारा 90 मीटर का पुल सैंक्शन कर दिया गया है। बरसात के कारण अभी निर्माण नहीं हो रहा है, जैसे ही बरसात होगी 2 से 2.5 महीने में पुल का निर्माण शुरू हो जाएगा। वादों की नाव से हर बार सत्ता का सुख पाते नेताओं ने फिलहाल फिर से आश्वासन की पतवार और कुछ नाव देकर सैकड़ों लोगों को यहां छोड़ दिया है। अगले महीने विकास का भाषण आजादी के उत्सव पर इस गांव से कुछ दूरी पर सांसद, विधायक, डीएम, एसडीएम गाएंगे, लेकिन यहां के लोगों के दिलो दिमाग में गूंजता रहेगा, सारे जहां से अच्छा कब पुल बने हमारा। हम नेताओं के वादों के मारे क्या वादा खिलाफी करेंगे नेता दोबारा, सारे जहां से अच्छा। समर्थ श्रीवास्तव, फतेहपुर, आज तक। अब बात बिहार की। बिहार के 7 करोड़ 90 लाख से ज्यादा मतदाताओं के अधिकारों को लेकर मचे कंफ्यूजन पर अब आपको हम खबरदार करते हैं। चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया विवादों में है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। गुरुवार को सुनवाई होगी। उसके एक दिन पहले बिहार बंद होगा। राहुल गांधी पटना में विरोध मार्च करेंगे। और जो डॉक्यूमेंट्री सरकार ने मांग रहा है वो तो मेरे पास पैसा ही नहीं है। पिताजी का भी नहीं है, वैसा तो कोई है ही नहीं पिताजी के पास भी। तो सिर्फ एक वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड बस यही है पहला। तो क्या करेगा, हम लोग का नाम लगता है कट जाएगा इस पर। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार मांगे जा रहे 11 दस्तावेज बिहार के मतदाताओं के लिए क्या सिरदर्द बन रहे हैं? चुनाव नजदीक है, ऐसे में बहुत से लोग परेशान हैं कि इस बार वो वोट डाल भी पाएंगे या नहीं। आधार कार्ड का नहीं वैल्यू दिलखिन, पहचान पत्र का वैल्यू नहीं दिलखिन, ये सब का वैल्यू नहीं दै छथिन। कागज जमीन फलना चिलना के कागज के मांगे छथिन वैल्यू, तो हमरा छै जे हम देबै। माय बाप का पहचान पत्र अथी मांगे छथिन, जन्म प्रमाण पत्र हमरा हर छै जे हमें देबै। हमें एहिमे की करिए, हमरा तो कुछ छेबे न करे। तो हमरा बालो बच्चा के तो ई सब दलखिन अथी कर। जमीनों के रसीद नहीं है जे हमें कहबन जमीन के रसीद देबै। अब उम्र 75 साल का लगभग हो गया है, लेकिन वोट उद्देश्य में गिरा रहे हैं। लेकिन अब दूसरा सरकार नियम ला दिया है, बाल बच्चा को कैसे ये वोट गिराएगा, कैसे काम करेगा। ऐसा नियम में उन लोग कोई कागज है न पत्थर है, क्या करेगा, कैसे वोट गिरा सकता है। जनता को जहां वोट डालने की चिंता खाए जा रही है, तो चुनाव आयोग की तरफ से रोज कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है। रविवार सुबह चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया बिना दस्तावेज के वोटर फॉर्म जमा कर सकते हैं, जिसे शाम होते होते अफवाह करार दे दिया गया। बोला गया कि दस्तावेज देने होंगे। आज सुबह चुनाव आयोग ने फिर से यू टर्न लिया और ये दावा हुआ कि फील्ड इंक्वायरी के आधार पर अधिकारी वोटर लिस्ट में नाम जोड़ सकते हैं। मतलब अधिकारी चाहेंगे तो नाम जोड़ लेंगे और क्या अधिकारी चाहेंगे तो नाम काट देंगे। वोटर परेशान है कि जो मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड वोट डालने के लिए अब तक पर्याप्त थे, उसे ही अब वोटर लिस्ट में नाम के लिए क्यों आधार नहीं माना जा रहा है। कोई सबूत नहीं चाहिए, कोई कागज नहीं चाहिए, कहाँ से जबान करा बेरोर मांगे लखनी हमारा पास आती तो दिया तो हमारा पास कुछ किए कहाँ जबान। कितना दिन से वोट गिरबै छै? लगभग 30-35 साल से। वोटर लिस्ट कार्ड के अलावे कौन कौन कागज छै? हमारा पास कुछ नहीं है। बिहार के गांवों में भ्रम और भय के ऐसे ही हालात हैं, जहां करोड़ों परिवार सुबह से शाम तक वोट डालने के लिए जरूरी दस्तावेज का जुगाड़ करने में ही जुटे हैं। मामला सीधे 2 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं से जुड़ा है। ऐसे में विपक्ष चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ एकजुट है। खुद ही कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। आप जो है एक तरफ बिहार में जो फॉर्म बांट रहे हैं उसमें आधार, जॉब कार्ड, राशन कार्ड हटा दिए, लेकिन अपने गाइडलाइन में से नहीं हटाए। ये तो बड़ा चुनाव आयोग कंफ्यूज है। क्या करना चाह रहा है भाई चुनाव आयोग?
चुनाव आयोग पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किए गए एजुकेशनल सर्टिफिकेट और स्थायी निवास प्रमाण पत्र जैसे 11 दस्तावेज को मान्य बताता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आधार कार्ड को मतदाता पंजीकरण के लिए जरूरी दस्तावेज की सूची से हटाने का फैसला है। तो 11 दस्तावेजों की सूची किस प्रक्रिया से तय हुई है? क्या ये न्याय संगत है? ये सवाल जो है हम लोग पूछना चाहते हैं निर्वाचन आयोग से। सवाल इस फैसले की टाइमिंग पर भी है, क्योंकि जून महीने तक वोटर लिस्ट बन रही थी। अचानक SIR का फैसला क्यों लिया गया? बिहार के लाखों करोड़ों वोटर बिहार से बाहर हैं, उनका क्या होगा? इतनी जल्दी वो कैसे दस्तावेज बनवा पाएंगे? आप इतने कम टाइम में एक्सरसाइज कैसे कर पाएंगे? बहुत टाइम कम है। SIR भाई जो लोग जो अपना एड्रेस चेंज कर लिए उनको क्यों आप पूछ रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट? माइग्रेशन होता है, अब क्या करेंगे वो लोग? जल्दबाजी में अगर 15-20% लोगों के नाम भी मिस हो गए और फिर आप देखिए मिस जब हो जाएंगे तो उसका सिटीजनशिप का मामला हो जाएगा। ये तो आप वही तो आसाम का डिओटर हो जाएगा फिर। तो ये एप्रीहेंशन है, ये जेन्युइन एप्रीहेंशन है। चुनाव आयोग का कहना है कि साल 2003 के बाद वोटर लिस्ट में संशोधन नहीं हुआ है। इतने दिनों में कई वोटर की मौत हो चुकी है और कई पलायन कर चुके हैं। सबसे बड़ी आशंका वोटर लिस्ट में जुड़े नए नामों को लेकर है, जिनमें एक बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की भी हो सकती है। लेकिन इस फैसले के खिलाफ एकजुट विपक्ष 9 जुलाई को बिहार में चक्का जाम करने जा रहा है, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे। वहीं गुरुवार को इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। भाषा विवाद और महाराष्ट्र में गैर मराठी भाषियों के साथ मारपीट का मामला अब बीजेपी में ही घमासान की वजह बन गया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राज ठाकरे को बिहार आने की चुनौती दी है, जिस पर उनके दिए बयान की निंदा महाराष्ट्र बीजेपी ने की है। आशीष शेलार ने कहा कि सभी को कानून के दायरे में रहकर बयान देना चाहिए, किसी को भी मराठी लोगों की योग्यता पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। तो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। अब बात पाकिस्तान की, जहां पर एक बार फिर बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिल सकती है। इसकी वजह राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की पर्दे के पीछे चल रही रस्साकशी है। वैसे तो पाकिस्तान में इस वक्त किसी की हैसियत नहीं कि वो आसिम मुनीर के सामने खड़ा हो सके। पाकिस्तान में तस्वीर बिल्कुल साफ है, एक तरफ मुनीर तो दूसरी तरफ इमरान खान। पाकिस्तान का सबसे लोकप्रिय नेता जेल में है और बाकियों को ठिकाने लगाने की तैयारी आसिम मुनीर ने कर ली है। पाकिस्तान से ही खबर है कि आसिम मुनीर ने तय कर लिया है कि वो जरदारी को हटाकर पाकिस्तान का राष्ट्रपति बने। पाकिस्तान में तख्ता पलट के लिहाज से जुलाई का महीना बहुत अहम है। 5 जुलाई 1977 को जियाउल हक ने पाकिस्तानी लोकतंत्र को अपने बूट से कुचला। अब जुलाई में ही पाकिस्तान में एक बार फिर तख्ता पलट की आशंका जताई जा रही है। पाकिस्तान में पिछले साल हुए चुनाव में इमरान खान को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया गया। फिर भी वो 93 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गए, लेकिन सेना ने 75 सीट जीतने वाली PMLN को प्रधानमंत्री और 54 सीट जीतने वाले जरदारी को राष्ट्रपति बना दिया। अब आसिम मुनीर फील्ड मार्शल से आगे परवेज मुशर्रफ की तरह राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। आसिम मुनीर के जरदारी से मोह भंग की वजह हाल ही में उनकी तरफ से कही गई बातें हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो ने हाल ही में आसिम मुनीर की सार्वजनिक आलोचना की। माना जा रहा है कि पर्दे के पीछे से पाकिस्तानी सेना आसिफ जरदारी के खिलाफ चालें चल रही है, इसीलिए बिलावल का डर और गुस्सा आसिम मुनीर के लिए सामने आया है। लंच करने के बाद भले ही ट्रंप पाकिस्तान के आर्मी चीफ का नाम तक भूल गए हों, लेकिन ट्रंप के दरबार में मुनीर की मौजूदगी ने उन्हें पाकिस्तान में अमेरिकी स्वीकृति दिला दी है। इसीलिए वो अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ाने के लिए कदम उठा सकते हैं। अब सवाल है कि मुनीर सिर्फ जरदारी तक रुकेंगे या शहबाज शरीफ को भी PM पद से हटाते हुए पूरी तरह सत्ता अपने हाथ में ले लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में सैन्य प्रमुख पहले भी सरकारों का तख्ता पलट करते रहे हैं। ऐसे में मुनीर भी इस तरफ बढ़ सकते हैं।
जरदारी और पाकिस्तान की सेना में सब कुछ ठीक नहीं। इसे लेकर जानकार बिलावल भुट्टो के ताजा बयान की तरफ ध्यान दिलाते हैं, जिसमें भुट्टो ने हाफिज और मसूद जैसे आतंकवादियों को भारत के हवाले करने की बात कही है। पाकिस्तान में ये बात कोई नेता नहीं कह सकता, क्योंकि सब जानते हैं कि पाकिस्तान में आतंकियों और सेना का गठजोड़ कितना पक्का है। ऐसे में बिलावल की तरफ से सीधे लश्कर और जैश के आकाओं को लेकर दिया गया ये बयान पाकिस्तान में चल रहे उथल पुथल की तरफ इशारा करता है। पाकिस्तान पर नजर रखने वाले कई जानकारों का कहना है कि जनता में असंतोष बढ़ता जा रहा है। इमरान को जेल में रखकर मुनीर ने फौरी तौर पर तो राजनीति पर कंट्रोल कर लिया, लेकिन शहबाज शरीफ को लेकर किया गया उनका प्रयोग अब तक पाकिस्तान के हालात सही रास्ते पर नहीं ला पाया। जेल में बैठे इमरान खान को जनता की परेशानी में अपनी वापसी दिख रही है। इसलिए इसी हफ्ते इमरान खान ने रावलपिंडी की आदियाला जेल से अपने समर्थकों के लिए एक मैसेज दिया, जिसमें देश में महंगाई, दमन और तानाशाही के मुद्दों को लेकर सड़कों पर निकलने का आह्वान किया गया। बताने की जरूरत नहीं है कि इमरान खान के निशाने पर आसिम मुनीर हैं, इसीलिए इमरान और जनता हिसाब चुकता करे, उससे पहले ही मुनीर तख्ता पलट करके खुद को बचाने का फैसला कर सकते हैं। पाकिस्तान में उस उठापटक के पीछे एक थ्योरी ये भी है कि आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप की गुड बुक में बने रहने के लिए अमेरिका के लिए काम करना चाहते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें चीन को किनारे लगाना पड़े। आसिफ अली जरदारी चीन खेमे के नेता माने जाते हैं, इसीलिए उनकी विदाई लगभग तय मानी जा रही है। मुनीर जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में अगर ट्रंप उन्हें बचाते तो चीन के हथियारों ने तो उन्हें डुबो ही दिया। इस सच पर पर्देदारी करने में मुनीर लगे हुए हैं। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आसिम मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर में चीन की मदद से इनकार किया है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर में चीन की सीधी मदद के दावों को खारिज कर दिया। भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने कहा था कि चीन ने इस्लामाबाद को भारत की प्रमुख स्थितियों के बारे में लाइव इनपुट दिए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में बताया था कि चीन के सैटेलाइट पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे। फिर भी मुनीर झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो कही जा रही हैं, इसके पीछे आखिर है क्या? वो लगभग तो हमने आपको बताया कि क्या कारण हो सकता है। मुनीर के लिए अमेरिका की जो करीबी की मजबूरियां हैं, जो अब तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति की चीन के गुड बुक में होने की बात है। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ न्यूज रूम से हैं। प्रणय, क्या गड़बड़ झाला है ये? आसिम मुनीर क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान को इसीलिए कहा जाता है पाकिस्तान स्टेट विद इन स्टेट है। पाकिस्तान के अंदर कितनी परतें हैं, कितने पाकिस्तान हैं, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही तो अंजना श्वेता, आपको याद होगा कि किस तरीके से जो है ख्वाजा आसिफ, जो कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान को बाकायदा चीन से मदद मिली है। और बाकायदा उनसे एक इंटरव्यू के अंदर ये सवाल पूछा गया था कि चीन के पास बहुत सारे सैटेलाइट हैं और इस तरीके की रिपोर्ट्स हैं कि क्या चीन ने अपने 40 सैटेलाइट जो हैं भारत के बारे में जानकारी देने के लिए पाकिस्तान को दिए थे। तो श्वेता, इस मामले पर, इस सवाल के जवाब पर ख्वाजा आसिफ की तरफ से कहा गया था कि ये बिल्कुल स्वाभाविक है और मित्र देश हैं, वो एक दूसरे की इस तरीके से मदद करते हैं। रणनीतिक रूप से जो मदद है, सहायता है, वो दी जाती है और ये बिल्कुल स्वाभाविक है। अब जनरल आसिम मुनीर की तरफ से, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से बयान सामने आता है कि कोई जो है इस तरीके की मदद नहीं दी गई। और उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से, देखिए, जनरल साहब बोल रहे हैं, फील्ड मार्शल साहब बोल रहे हैं, और उसके तत्काल बाद खुद ख्वाजा आसिफ ने भी इसका स्पष्टीकरण दे दिया। उन्होंने अपना पिछला बयान हटाते हुए, बदलते हुए कह दिया कि किसी तरीके की न तो तुर्की से न चीन से कोई मदद मिली, हथियार खरीद लेने से कोई मदद नहीं हो जाती है। इस तरीके से तो अमेरिका से भी हमने हथियार खरीदे हैं। ये लड़ाई पूरी तरीके से हमने अपने हथियारों और अपनी हौसले के दम पर लड़ी है। यानी पाकिस्तान की किसी बात के ऊपर भरोसा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये भी बताता है कि पाकिस्तान किस तरीके से बयानों का उलझाव बना, सामरिक तौर पर किस तरह की एक ट्रायंगल स्टोरी है, वो धीरे धीरे आने वाले दिनों में खुलेगा। प्रणय, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, क्योंकि जो सारी चीजें इसमें आप देख रहे हैं, उसमें पाकिस्तान के लिए अब तक चीन जितना जरूरी था, अब उसे लग रहा होगा कि अमेरिका से दोस्ती उसके लिए जरूरी ज्यादा थी, या फिर आसिम मुनीर ऐसा केवल सोच रहे होंगे। पाकिस्तान की सेना, वहां के जनरल कितने बुज़दिल और खुदगर्ज हैं, इसकी मिसाल तो करगिल युद्ध में मारे गए पाकिस्तान के सैन्य अफसर शेर खान थे। उनके शव को पाकिस्तान ने लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान की सेना का दोहरा रवैया देखिए। आज आसिम मुनीर उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। पाकिस्तान सेना ने करगिल युद्ध के दौरान मारे गए अपने अधिकारी कैप्टन
कैप्टन शेर खान को उनकी 26वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी और शहादत और बहादुरी का प्रतीक बताया। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के साथ कई शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने उन्हें अडिग साहस और देशभक्ति का प्रतीक बताया। शेर खान वही शख्स है जिनके शव को पाकिस्तान ने 1999 में करगिल युद्ध के समय लेने से इनकार कर दिया था। भारतीय सेना ने 12 जुलाई 1999 को उनके शव को पाकिस्तानी सेना को सौंपने की बात की, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें पहचानने तक से इनकार कर दिया था। अगर पाकिस्तान उन्हें पहचानता तो करगिल में पाकिस्तानी सेना की सीधी भागीदारी की बात सामने आ जाती। और अब चुनावी राज्य बिहार से जुड़ी बड़ी खबर से आपको हम खबरदार कर दें। बिहार को नई ट्रेन की सौगात दी गई है। पटना से दिल्ली के लिए प्रतिदिन नई अमृत भारत एक्सप्रेस की घोषणा की गई है। दरभंगा से लखनऊ के लिए साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस चलेगी। मालदा टाउन से लखनऊ के लिए वाया बिहार अमृत भारत एक्सप्रेस चलेगी। सहरसा से अमृतसर के लिए नई अमृत भारत एक्सप्रेस का भी ऐलान किया गया है। बिहार के लिए इन ट्रेनों की अहमियत बड़ी होती है और इसका प्रतिबिंब आप इस बात में भी देख सकते थे कि कितने रेल मंत्री बिहार से निकले। बहरहाल